अच्छा कनेक्ट हो चुके हैं। ओह थैंक यू, सब जी कोई जी। कनेक्ट हो चुका है फाइनली। जी सो ये थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था हम लोग के साइड से, और ये करना बहुत जरूरी था। सॉरी फॉर डिले। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, और गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और ब्लैक स्लेट पब्लिकेशन के साइड से मैं आप सबको एक स्पेशल टॉक के लिए आमंत्रित करता हूं, जिसमें हमारे जो दो स्पीकर हैं, कौशल कुमार सर और रितेश कुमार, अ, इस ये हम दोनों के ये बताएंगे द अनसंग हीरो ऑफ बिहार, ये टॉपिक है। और वो द अनसंग हीरो ऑफ बिहार का टॉपिक आज चूज करने का मोटो इसके पीछे ये रहा है कि आज गणतंत्र दिवस के दिन पर हम लोग उन पर्सनालिटीज को जाने जिनका योगदान बहुत रहा है इंडिपेंडेंस में बिहार के लिए, अनडिवाइडेड बिहार के लिए। लेकिन मेन कोर्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग में उनका देख पढ़ने को और लिखने को हमें बहुत कम मिलता है। तो हमारे आज के जो स्पीकर हैं, जो कि हिस्ट्री से ही ग्रेजुएशन, अभी डीपीओ हैं दरभंगा जेल में, और वो हमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे। प्लीज रितेश आप बताइए। जी, धन्यवाद राहुल और कौशल सर को मेरा प्रणाम। आ, आज 73वें गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। जितने भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जैसा कि राहुल जी ने बताया कि आज का जो टॉपिक है हमारा, तो वो उन विभूतियों के लिए, उन पर्सनैलिटीज के लिए है जिनके बारे में कहीं ना कहीं हमने बहुत अधिक एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है। और वैसे तो इतिहास लेखन में हमने लगभग प्राचीन समय से ही, लाइक, हमारे पास एक बहुत बेहतरीन ट्रेडिशन है जिसमें कि हमने लगभग हर हर पीरियड में जो पर्सनैलिटीज उनको कवर किया हुआ है। लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जिनका योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीयता पे, जिनको हमने अभी तक उतना स्पेस नहीं दिया हुआ है। तो वही एक हमारा छोटा सा प्रयास है कि हम ऐसे दो तीन विभूतियों का नाम आज के दिन सभी को बताएं। तो उनमें से सबसे पहले तो मैं प्रभावती देवी जी का नाम लेना चाहूंगा, जो कि जयप्रकाश नारायण जी की वाइफ भी थी, और वो एक गांधीयन एडवोकेट जो ब्रजकिशोर प्रसाद जी थे, उनकी सुपुत्री भी थी। तो इन्होंने अपने शुरुआती जीवन काल से ही गांधी आश्रम में अपना समय व्यतीत किया था। और एक महिलाओं के लिए, जो कि शुरुआती दौर में जब देखा गया था, गांधीयन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो उस समय एक दौर था, जिस समय उसके पहले का एक दौर था जब महिलाएं उतना आगे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। लेकिन उस दौर से ये शुरुआत थी, तो बिहार की भी महिलाएं उस समय काफी बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को इसमें शामिल किया। तो वहां पे देखा गया था कि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने काफी बेहतरीन तरीके से जो जयप्रकाश नारायण या फिर और भी दूसरे अ, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके साथ बेहतर तरीके से बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जिसमें कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में उन्होंने साल्ट लॉ को भी तोड़ा। और क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में जैसे कि महिला चरखा समिति का स्थापना करना, या फिर वुमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था बिहार में। उसी तरह एक तारा रानी श्रीवास्तव थी, जो भी एक क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ, जो कि फुलेंदु बाबू थे, उनके साथ उन्होंने वहाँ के जो नेशनल फ्लैग है, जो कि सिवान पुलिस स्टेशन में उन्होंने एक अपना एम रखा था कि वहां पे उन्हें एक फ्लैग होस्टिंग करनी है। तो उसी क्रम में वो अपने हस्बैंड के साथ, जो कि फुलेंदु बाबू, तो उनको ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं, पुलिस ऑफिसर्स, उन्होंने शूट किया। उसके बाद भी बेहतरीन चीजें ये देखने को मिली थी कि उतना होने के बाद भी तारा रानी श्रीवास्तव जो हैं, उनको अपनी साड़ी से जो भी मलहम पट्टी करना, उसके बाद फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाना। और वापस आके वो जब देखती हैं तो उनके जो पति हैं वो इस दुनिया को छोड़कर चल चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने
अंतिम समय तक उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से भारत स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को झोंका रखा। और एक उसी तरह 13 वर्षीय बच्चे हैं जो कि इस बार आजादी के अमृत महोत्सव में भी कुछ दिन पहले की बात है, जो कि भारत सरकार ने भी उनका योगदान को स्वीकारा है, जिसमें कि ध्रुव कुंडू का नाम आता है, जो कि कटिहार जिले के रहने वाले थे। और 13 वर्ष की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं या फिर शुरुआती दौर में पढ़ाई में आते हैं, उस समय उन्होंने क्रांतिकारी बनना चुना। और क्विट इंडिया मूवमेंट के समय की बात है, जब वो उनकी लीडरशिप में एक बहुत बड़ा जनसैलाब कटिहार पुलिस स्टेशन की ओर जाके वहां पे झंडा फहराती है। उसी दौरान उनके ऊपर भी पुलिस फायरिंग होती है और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब जो अपनी शहादत देते हैं, इन सब के पीछे हमने एक देखा है कि काफी करेजियस रहे हैं शुरुआत से ही। और जो इनका बलिदान है, इनकी बलिदान जो है वो कहीं ना कहीं मोटिवेटिंग फैक्टर रहा है आज के समय में भी। देखें अगर बच्चों के लिए या फिर स्त्रियों या महिलाओं के लिए या फिर ओवरऑल एक सोसाइटी के हिसाब से भी देखा जाए, तो इनका पार्टिसिपेशन काफी अहम रहा है। तो इन सभी के लिए एक छोटा सा हम सभी की तरफ से एक अच्छा, श्रद्धांजलि के तौर पर। रितेश, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आज हमारा टॉपिक है द अनसंग हीरो ऑफ बिहार, इस पे जी जो अनसंग का जो मेन थीम है उसको किस तरीके से देखा जाता है हिस्ट्री राइटिंग में, क्यों हम लोग इसको देखते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से, और मेंस जो हमारा काम होता है उसके लिए। ये सवाल का जवाब आप तब दीजिएगा जब मैं नेक्स्ट आपके पास आऊंगा। इससे पहले मैं सर से एक सवाल पूछता हूँ। जी सर से ये सवाल थोड़ा हटके है। सर, जब हम लोग अनसंग हीरो बिहार की टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं हमारे राइटिंग में दिखता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में जब भी लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आजकल का जो रिजल्ट जो है सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग वाले और नॉन ह्यूमैनिटीज वाले लोगों का है। तो उसके पीछे इसका रीजन क्या है? क्या उनको सफलता का राज पता है कि वो आसानी से आए और एग्जाम को क्रैक कर दें? सर, प्लीज इस पे अपना एक्सपीरियंस बताएं। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो आज सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और रितेश जी को भी हमारी तरफ से एक नमस्कार। और बहुत बड़ी आपने बहुत काफी अच्छा बोला। जो हमारे पुराने जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने काफी योगदान दिया था, बट क्या है कि उनके बारे में हमें कहीं पढ़ने को ज्यादा मिलता नहीं है। और इस कारण क्या है, बहुत लोग उनके बारे में जानते ही नहीं है जो आपने, बट उन पे एक अच्छा प्रकाश डाला। और कोशिश करेंगे कि लोग फिर उसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे अभी आपके बातों को सुन के, और आगे फिर उनके बारे में अवेयरनेस आएगा तो लोग भी जानेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब काफी योगदान दिए थे, बट वो उनका हिस्ट्री में उस तरह से रोल नहीं दिखाया गया। तो जी। जो भी रहा कारण, अब दूसरी बात अब ये है कि इन्होंने जो बोला, क्वेश्चन है इनका कि हिस्ट्री और ये जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, पर्टिकुलरली नॉट ओनली इंजीनियरिंग, किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड से जो आते हैं, जैसे आपका जो मेडिकल फील्ड से भी बहुत सारे लोग आते हैं, उनका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होता है और कंपेयर टू ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के। तो उसका मेन कारण ये है, मुझे जो समझ में आता है, मतलब सभी एक्सपर्ट्स के अपने अपने व्यूज होते हैं, बट मेरे हिसाब से एक तो सबसे बड़ी जो चीज है किसी भी एग्जाम को, नॉट ओनली यूपीएससी का एग्जाम, कोई भी एग्जाम में अगर आप जो तैयारी जब शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे बड़ी जो चीज है वो विल पावर है। नॉट ओनली एग्जाम, आप कोई भी काम करने जब जाते हैं ना, तो आपका अगर इच्छा शक्ति नहीं है ना, होता क्या है कि हम कई बार तैयारी करने आते हैं बट पूरे मन से आते नहीं है। कई बार किसी का दबाव होता है, कई बार किसी तरह का हुआ कि हम किसी एक एग्जाम में नहीं सफलता मिली तो दूसरे एग्जाम की तरफ चले जाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा कारण होता है। तो अब अगर इच्छा शक्ति किसी के पास है ना, वो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले में एक थोड़ा सा ये होता है ना कि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करके पहुंचते हैं किसी भी जगह पे। तो वो जब एक
एडवांटेज ये होता है उनके साथ कि वो पहले से कोई चीज को एक बार पाए होते हैं, तो जब दोबारा यूपीएससी में आते हैं वो तैयारी करने, जैसे कि कोई इंजीनियरिंग आईआईटी से इंजीनियरिंग किया, फिर उसके बाद या किसी मेडिकल कॉलेज से उसने एमबीबीएस कर लिया, फिर उसके बाद उसको हुआ कि नहीं मैं मुझे यूपीएससी में भी करना चाहिए, तो फिर वो जब तो वो पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होता है। और आधी लड़ाई जो आपकी है, वो जब आप मेंटली पूरा प्रिपेयर हो जाते हो कि हाँ मुझे ये चीज करना है, तो फिर आपको रास्ते भी मिलने शुरू हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि उसके लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेस फॉलो करने हैं, और फिर आपको एक पाथ खुद ही आप एक्सप्लोर करते हो, आप डिफरेंट लोगों को सुनते हो, फिर उसमें से आप अपनी राय बनाते हो कि नहीं ये करना चाहिए मुझे, ये कोचिंग नहीं, ये फलाना कोचिंग हमें सूट करता है, तो आप अपने हिसाब से फिर अपने आप उस चीज में घुसते हो और अपना एक पाथ बनाते हो, और वही पाथ फिर आपको एक गोल तक अचीव कराता है, गोल तक लेके जाता है। तो सबसे मेन चीज जो एडवांटेज है ये टेक्निकल बैकग्राउंड वाले के साथ, वो यही होता है कि वो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं ज्यादा कंपेयर टू ह्यूमैनिटीज वाले के, उनके साथ थोड़ा सा ये चीजें होती है, मुझे ऐसा लगता है। ओके सही, नट सेल की उनको अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि हम इसके हाँ अलावा कुछ और भी कर सकते हैं, हाँ हाँ। और ह्यूमैनिटीज वाले डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ह्यूमैनिटीज वाले भी अच्छा कर रहे हैं, बट वही है कि अगर वो ये वाला जो चीज है ना जिसमें थोड़ा सा टेक्निकल वाले थोड़ा सा एडवांटेजेस रहते हैं इनके कंपैरिजन में। उनको एज मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल रितेश आपसे है, जो कि मैंने जी अभी जी पहले पूछा था कि जी राहुल। द अनसंग हीरो बिहार पे जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसका बेनिफिट, आपने 2 बार बीपीएससी क्रैक किया है और 2 बार में आपका एक्सपीरियंस बाकियों से तो ज्यादा ही होगा, तो उसमें मेंस आंसर राइटिंग में अगर इस तरीके का अनसंग हीरो का अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो हमें क्या एज मिलता है? और आप अपना पूरा एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि आप भी हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, तो किस तरीके से आपका आंसर राइटिंग इन टॉपिक पे और इन थीम पे कनेक्ट करते हैं? आप मेंस पे लिखते हैं, उसके बाद सफलता हासिल करते हैं, लोगों को एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि किस तरीके से करना चाहिए और क्या इसका इम्पोर्टेंस है, प्लीज। जी जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है तो बिहार पीसीएस का जो सिलेबस है, अगर आप उसको देखेंगे तो जो इतिहास के जो सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो लगभग लगभग आप एक पैटर्न उसका बना हुआ है और उसी लाइन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आप जैसे देखेंगे कि क्वेश्चंस में जैसे वुमेन्स कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल या महिलाओं का योगदान की बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम में, तो उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो भी मार्केट में बुक्स हैं या फिर जहाँ भी हम लोग जो भी पढ़ते हैं खास करके वो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जिसमें कि मेन स्ट्रीम जो भी पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में ज़्यादातर जिक्र होता है, तो लगभग लगभग हम हर कोई वही पढ़ते हैं। तो जहाँ तक बिहार पीसीएस की है तो एक रीजनल स्टेट पीसीएस है, उसमें कहीं ना कहीं जब आप कुछ रीजनल जो पर्सनालिटीज हैं जो हमारे अपने स्टेट के हैं, और उसमें भी अगर आप बढ़ चढ़ कर महिलाओं के बारे में या फिर उन लोगों के बारे में जिनके बारे में जैसे दलित स्ट्रीम से आते हैं या फिर जो भी मतलब ट्राइबल सबाल्टर्न अप्रोच। स्ट्रीम से, जी जी बिल्कुल, तो अगर उनके बारे में अगर आप अपने आंसर्स में ज़्यादा जिक्र करते हैं या फिर कहीं ना कहीं उनको आप स्पेस देते हैं, तो इससे आपका पूरा का पूरा एक अप्रोच पता चलता है। तो मैंने लगभग अपने आंसर्स में इन्हीं सब चीज़ों को कहीं ना कहीं इनकलकेट करने की कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को टच करना है जो कि बाकी लोग नहीं करते हैं, तो उससे आप बेहतर मार्क्स या स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। एक और तो सवाल है, इतना। जी जो ये तो रहा मेंस का, प्री के लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन जो कि आदमी प्रिपरेशन कर रहा हो तो ये श्योर रखे कि अगर ये चीज मैं कर लूं तो शायद मेरा कुछ सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत पक्का बन जाता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके साइड से सजेशन होगा, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया या जी कोई जी भी जी ऐसा चीज? जी। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ तो चाहे यूपीएससी का हो जो कि सर बेहतर बताएंगे, और बीपीएससी का हो, तो कोई भी एग्जाम है तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मतलब रामबाण कह सकते हैं उसको। आप कोई भी कंपटीशन निकालते हैं तो सबसे बेहतरीन चीज अगर हो सकती है उस एग्जाम में की तैयारी के लिए जो आपकी सहायता करे वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसका भी अपना अपना अप्रोच होता है। उसमें भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो आप जैसे कि अगर उसको प्रैक्टिस भी कर देते हैं कुछ और सेट्स से, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलता है, क्योंकि आप जो है अगर सेट्स वगैरह लगाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो आप एक कहीं ना कहीं आप
एक प्रॉपर टाइम लाइन के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। और बिहार पीसीएस में एक चीज ये भी रहा कि पिछले 60-62 बीपीएससी से ही उन्होंने 5 ऑप्शंस देने शुरू कर दिए, तो उसमें 5वां ऑप्शन में ऑलरेडी 2 ऑप्शंस इंक्लूडेड है। तो कहीं ना कहीं वो एक, अगर कोई भी पहली बार एग्जाम देता है तो शायद उससे समय लग जाएगा उस 5वां ऑप्शन को समझने में। तो अगर आप पहले से तैयारी करके जाते हैं, प्रीवियस ईयर देखा हुआ है आपने और कुछ उस तरह के क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किए हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें एज मिलेगा। क्योंकि वो 5th ऑप्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग होता है। बहुत बार आपको ऐसा होगा कि आंसर एक है या फिर कुछ मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं वहां पे कहीं ना कहीं, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए। अच्छा, वो प्रीवियस ईयर बीपीएससी का होना चाहिए या बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, मतलब कि वो यूपीएससी हो या देखिए अदर स्टेट मेरा, पीसीएस? जी मेरा जहाँ तक अनुभव रहा है तो बिहार पीसीएस काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस को भी उठा के लाती हैं जो कि यूपीएससी में कभी ना कभी पूछा गया है। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शायद 63वीं बीपीएससी की बात है, जिसमें कि उन्होंने सीधे सीधे यूपीएससी से जो पिछले कई वर्ष गत वर्ष में पूछे गए सवाल थे, तो उन सबको कहीं ना कहीं डायरेक्टली बीपीएससी ने पूछा हुआ था। तो अगर कोई यूपीएससी का प्रीवियस ईयर सॉल्व किया हुआ है और खास करके हिस्ट्री वाले सेक्शन में, साइंस वाले सेक्शन में, तो बिल्कुल एज मिलेगा। तो उन सब एग्जाम्स में जब यूपीएससी के आप क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और उसका कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस होता है, तो आपको, जैसे बिहार पीसीएस या कोई भी पीसीएस है, तो कोशिश होता है इनका कि कहीं ना कहीं बिल्कुल एक पैरेलल जो सिलेबस या पैटर्न को फॉलो किया जाए, तो वहां पे आपको मदद मिल सकती है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कौशल सर आपसे है। जी जी बताइए। जो जो अभी आपकी बुक आई है ब्लैक स्लेट से यूपीएससी की, उसके बारे में आप प्लीज थोड़ा डिटेल से बताइए कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा रितेश ने बताया हमें अभी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अगर सॉल्यूशन अगर हम लोग कर लेते हैं, अगर उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा एग्जाम में एक कहीं ना कहीं एज मिलता है कि हम उसको मतलब 50 से 60% उसको कवर कर चुके हैं, उस मतलब प्री वाले एस्पेक्ट से। मेंस वाले का अलग है। तो प्री वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो बुक आई है यूपीएससी की, मैं दिखाना चाहता हूँ सबको, ये मेरे पास है वो बुक। शायद कवर में है, कवर में है, थंबनेल में आप देख जी सकते हैं। लेकिन जो ये बुक है, इसके बारे में आप प्लीज मुझे डिटेल बताएं, लोगों को बताएं कि आखिर ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बीपीएससी के लिए, बाकी स्टेट पीसीएस के लिए, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ, ईपीएफओ, सीएपीएफ, इन सब के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टेट पीसीएस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है इसके पीछे, क्या मुझे इसको पढ़ना चाहिए और इससे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, इसके बारे में पूरा थोड़ा सा लोगों को प्लीज बताइए। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ एक्चुअली। जैसा रितेश जी ने बोला कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको एक ये एक तरह का, जब मैं अभी बता रहा था कि विल पावर, तो आपको कॉन्फिडेंस आ गई कि ठीक है हमें ये करना है, अब मैं कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन आपको अगर दिल्ली अगर आते हैं तैयारी करने के लिए तो आपको ह्यूज रिसोर्सेस हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बहुत सारा। तो आपको एक अपना ओन पाथ डिसाइड करना होता है कि हमें ये पाथ फॉलो करने हैं कोई भी एग्जाम के लिए। तो यूपीएससी में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ने को तो बहुत सारा चीज है, लेकिन आपको कम पढ़ के अपना स्कोर अच्छा करना है एग्जाम में, तभी आप सिलेक्ट होंगे। नहीं तो फिर वो क्या बोलेंगे, 2 साल 3 साल लगे रह जाते हैं, हम पढ़ते हैं बट आउटकम नहीं आ रहा है। और हमारा तो एग्जाम निकालने के पीछे आउटकम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आउटकम के लिए क्या होता है ना कि आपको एक पाथ डिसाइड करना होता है। पाथ आपको डिसाइड करने में इस तरह का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपको सॉल्व करने से आपको पता लगेगा कि बेसिकली जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो किस तरह की चीजों को जानना चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से। तो आप जब डिफरेंट एग्जाम के, जैसे कि सीडीएस है, सीपीएफ है, एनडीए के क्वेश्चन है, इस बुक में ये सारे जो एग्जाम कंडक्ट करती है यूपीएससी, उन सभी के क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। तो वो आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते, क्योंकि यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है अभी दूसरे एग्जाम से, और यूपीएससी के एग्जाम में आप आंसर उसका बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बट आपको जो आंसर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत टफ होता है, क्योंकि उसमें 3 4 ऑप्शन देते हैं और उसमें से बोलते हैं 1 और 2 करेक्ट।
1 2 3 करेक्ट, फिर 2 और 3 करेक्ट, और फिर 1 2 3 4 करेक्ट। तो आप इतना कंफ्यूजिंग है कि वो सिंपल सवाल ही इतना टफ हो जाएगा कि आपको करने में मतलब पसीने छूट जाएंगे। बहुत सिंपल सा बिल्कुल। होगा, लेकिन तो वो तरीका आपको तभी लगेगा जब आपने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया होगा। और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपको पता चलेगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे ज्योग्राफी का अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें रॉक का ही अगर पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उस तरह का जो यूपीएससी का जो एक तरह का मन समझने का कि किस तरीके से यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करती है स्टूडेंट से, तो वो आपको एक तरीका पता लगेगा। और वो ये बुक में सारे एस्पेक्ट्स को कवर किए गए हैं, सारे एग्जाम के, जैसे एनडीए सीडीए जितने भी एग्जाम लेती है यूपीएससी, उन सब के क्वेश्चंस इसमें है। और टॉपिक के साथ है, उस टॉपिक के साथ की इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप अगर पढ़ रहे हैं तो उससे भी आप देख सकते हैं कि हाँ इसमें मैं यूपीएससी की, तो आपका जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कोई भी एग्जाम में आप पूरा का पूरा क्वेश्चन, आपको नहीं पता होता कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप जी क्वेश्चन जब लगा के पहुंच जाते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है। तो कॉन्फिडेंस होते हैं कि एडवांटेज ये होता है कि आपको लगेगा कि अगर कोई इस तरह से क्वेश्चन अगर आते हैं तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। बस कॉन्फिडेंस का ही सारा गेम है। और नहीं तो अगर आप क्वेश्चन लगा के नहीं जाते हैं, आपको लगता है या सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होता, तो आप पहले ही डरे रहते हैं कि पता नहीं मैं तो ये पढ़ा नहीं हूँ, वो आएगा तो मैं कैसे करूंगा। तो जो ये डर को कम करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होते हैं, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि हाँ क्वेश्चन, जैसे रितेश जी ने बताया कि ये इस तरह के चीजों कई बार तो डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, जैसे बीपीएससी का इन्होंने बताया कि बीपीएससी में कुछ क्वेश्चन तो यूपीएससी के पुराने किसी ईयर में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। तो उसी तरीके से आपका इसमें डायरेक्ट तो नहीं आते हैं, बट क्या है कि थोड़ा मतलब उसका पूछने का तरीका बदल जाएगा। और वो तरीका आपको समझने में तभी आएगा कि किस तरीके से यूपीएससी क्या चाहती है पर्टिकुलर टॉपिक में, यूपीएससी क्या इसमें एक्सपेक्ट करती है स्टूडेंट से। वो ये बुक एक तरह का मतलब होलिस्टिक अप्रोच देता है आपको कि सारे तरीकों को आप एक जगह पे कंपाइल करके इस बुक में सारी चीजें लाई गई है, जो एक स्टूडेंट को काफी हेल्प करेगा मेरे हिसाब से। ठीक है। तो मोर और लेस हमें ये पता चला सर कि इस बुक को अगर हम लोग देखते हैं तो जो हमारे एग्जाम है स्टेट पीसीएस जो है, ना कि सिर्फ हाँ बीपीएससी, यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ जेपीएससी, वेस्ट बंगाल हाँ के सारे सबका पैटर्न ये होता है कि एक बेंचमार्क रखें, शायद वो यूपीएससी के बेंचमार्क से या अपने बेंचमार्क से उसको टाई अप करके रखें कि एटलीस्ट अगर मुझे क्वेश्चन देना है तो स्टैंडर्ड का देना है। मुझे लगता है कि बीपीएससी एक ऐसा स्टेट पीसीएस है जिसमें ऑप्शन ई है आई थिंक, और किसी में है या नहीं मुझे हाँ, ये पता नहीं, लेकिन ऑप्शन ई इनके ये तो पास है। मैं भी नहीं पता। तो बाकी लेकिन बीपीएससी में जो हाँ, लोग देते हैं वो लोग तो बताते हैं कि इसमें ऑप्शन ही और सही है, बता रहे थे रितेश जी कि वो काफी कंफ्यूजिंग होता है। मेरे काफी मित्र जो देते थे तो वो बताते थे कि मैंने दे के आया तो उसमें कई बार ई ऑप्शन में वो रियली में बहुत कंफ्यूजन हो जाता था। तो ये चीजें तो मैं भी सुना था। तो मुझे लगता है सर कि अगर हम लोग इस बुक को लोगों को बताएं कि अगर ये बुक अगर आप पढ़े तो आपको कौन कौन से एग्जाम कंप्लीट होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे इसके लिए एनडीए वाले लोग भी पढ़ सकते हैं जो क्लास 12th करने के बाद एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ग्रेजुएशन बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो लोग देख सकते हैं, सीआईएसएफ के लिए देख सकते हैं जो एक्स हाँ, होते हैं, जो एक्स सीपीएफ, ऑफिसर हाँ होते हाँ हैं। हाँ और असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो सीएपीएफ का है वो उसके लिए देख सकते हैं। हाँ ईपीएफओ का एग्जाम जो होता है हाँ, बहुत ईपीएफओ रेगुलर का भी नहीं होता है, एग्जाम उसके होता लिए है। देख सकते हैं। बीपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ओवरऑल अगर इसको हम देखें तो यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसका प्रीवियस ईयर आप देखने से आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके के जी सवाल पूछे जाते हैं, और वो सवाल का जब आपको एक आइडिया लग जाएगा तो आप स्टेट पीसीएस में उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। रितेश, आपने एक एक्सपीरियंस बताने का बोला था कि किस तरीके से जो आंसर राइटिंग होता है करने के बाद जो हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाते हैं बीपीएससी के लिए और बाकी एग्जाम के लिए, तो किस तरीके का क्वेश्चन हमें करना चाहिए और किस तरीके का नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें मॉडरेट भी होते हैं, इजी भी होते हैं और टफ भी होते हैं। तो हमें किस तरीके का क्वेश्चन कर लेना चाहिए कि जिससे पता चल जाए कि अब हाँ अब हम लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। ये लास्ट सवाल है आपके लिए। जी। अ, जैसे कि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बीआरपीसीएस की, तो उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अटेम्प्ट तो सारी करनी चाहिए।
अब बाकी प्रिपरेशन के दौरान हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो एक तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर जब पढ़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ उससे आइडिया मिल जाता है, उससे आपको एक मतलब सीमा कहाँ पे तय करनी है वो आप डिसाइड कर लोगे उससे। और उसमें भी जैसे कुछ मटेरियल्स हैं जिसको आप जो यूपीएससी में भी पढ़ा जाता है, शायद उन्हीं मटेरियल्स को आप बीपीएससी के लिए भी रेफर करते हो। तो जहाँ तक मीडियम मॉडरेट है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक मॉडरेट स्तर की तैयारी करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा अगर ऊपर हो, क्योंकि अब कोई भी पीसीएस भी है तो वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, खास करके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का क्वालिटी बेहतर हो रहा है। और बेहतर अप्रोच के साथ या फिर उसी हिसाब से कि आपके साथ अगर मान लीजिए अगर आप रीजनिंग बेहतर तरीके से कर पाते हो या मैथ्स कर सकते हो, तो बीपीएससी में भी 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि सीसेट का कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि आप अगर वहाँ प्रैक्टिस करते हो उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया हुआ है आपने, तो यहाँ पे भी आपको उसका कहीं ना कहीं फायदा होगा। ओके। और राहुल, मैं आपको एक और चीज बता दूं इसमें कि जैसा आपने कहा कि एक जगह पे जब पूरा यूपीएससी का अलग अलग एग्जाम का आपने क्वेश्चन कंपाइल किया हुआ है, तो मेरा एक काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है। एनडीए का एग्जाम भी निकाला हुआ है, सीडीएस भी निकाला हुआ है और सीएपीएफ भी दिया है, ईपीएफओ भी दिया है। तो जब सीडीएस की तैयारी करता था तो हम लोग तलाश करते थे एनडीए के क्वेश्चन पेपर को कि वहां पे कैसा क्वेश्चन हुआ करता था, तो काफी कठिनाइयां होती थी। सीएपीएफ का एग्जाम देने को जब तैयारी करते थे तो सीडीएस का क्वेश्चन कंपाइल करके रखते थे, प्रिंट आउट निकाल के या फिर अलग अलग करके, उसमें से कि कुछ कुछ क्वेश्चन वहां से रिपीट होते हैं, चाहे इतिहास के हैं या फिर कोई दूसरे। तो अगर एक जगह कहीं मिल रहा है कोई जो वेरियस एग्जाम्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आसानी होगी, जो आने वाले लोग हैं जो जो उसको पढ़ेंगे तो उन सबको कहीं ना कहीं आसानी होगी, क्योंकि सारे यूपीएससी का क्वेश्चन अगर एक जगह कंपाइल किया जा रहा है तो वो बेहतर होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, ठीक है। तो सर आपने अपना पॉइंट रख दिया और देश ने अपना पॉइंट रख दिया, तो मैं इस सेशन को वाइंड अप कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज का थीम था, दो थीम कि द अनसंग हीरो बिहार पे हम लोग टॉप रखे, उसके बाद एक बुक डिस्कशन रखे। तो अनसंग हीरो बिहार में इस सेशन में हम लोगों को ये जानने को मिला कि अगर हम लोग वैसे पर्सनालिटी का मार्क और डिटेल अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिखते हैं तो हमें एक एज मिलता है। दूसरा, आज गणतंत्र दिवस पे उन सारे पर्सनालिटी को हमने याद किया है, इसलिए याद किया है क्योंकि उनकी योगदान तो रही है इतिहास में, इंडिपेंडेंस में, लेकिन मेन कोर्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग में उनका हमें पढ़ने को मिलता नहीं है और देखने को मिलता नहीं है। तो थैंक यू रितेश, आपने मुझे बताया और सबको बताया, हमारे दर्शकों को, कि कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जैसे प्रभावती देवी और रानी श्रीवास्तव, ध्रुव कुंडू, ऐसे लोग जिनको हमें जानना चाहिए। उसके लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू कौशल सर कि आपने डिटेल से हमें बताया कि हमें कौन सी बुक और किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि हम लोग एग्जाम को बहुत इजीली तरीके से क्रैक कर सके। जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं उनको क्या एज मिलता है, जो मेडिसिन और साइंस के बच्चे होते हैं टेक्निकल फील्ड के, को क्या वो क्या करके आते हैं कि उनको बहुत आसानी से वो एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने जो बुक का डिस्कशन बताया कि इस बुक में जो क्वेश्चन का पाइलअप है और लोगों को हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, इसके लिए स्टूडेंट को और जो एस्पिरेंट है उनको फायदा हो, ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लाभदायक चीज साबित होगा। तो हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू, आप लोग हम लोग से जुड़े, थैंक यू सो मच। और गणतंत्र दिवस की आप सबको थैंक यू, बधाइयां ढेर सारी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू रितेश जी। जी जी, धन्यवाद।